देयर वाज सम इशू इन दी लेक्चर, तो हमने उसको अलग पार्ट में आपको दे दिया है अब ये। अच्छा बताइए, क्या आपको ये रेमिटेंस टू एचओ का कोई जर्नल एंट्री करने का ज़रूरत है? नहीं, रेमिटेंस टू एचओ को आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी कोई ऊपर के जो आइटम्स है उनकी एंट्रीज करी है, मैंने बस बेसिक रखा है। क्या मैंने बस बेसिक रखा है क्या सर? जो रेक्टिफिकेशंस थी उनकी एंट्रीज करना था ए, एंड बी मुझे जो ट्रांसफर करने हैं एचओ को उसकी एंट्रीज करना था। अब ये बताइए, क्या हम ब्रांच की बैलेंस शीट बनाने योग्य बन चुके हैं? या कुछ बचा है क्या इसमें अब? सब। सर ब्रांच की बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले आप है ना वर्किंग नोट बना दो, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, डेटर्स अकाउंट। वर्किंग है तो ज़्यादा कुछ फेयर करने की ज़रूरत ऐसे खास है नहीं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बोलो? डेटर्स का ओपनिंग दिया है बैलेंस शीट में 2 लाख। टू सेल्स अजम्पशन, क्रेडिट सेल्स है सारे 2,40,000 बाय कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स। सर ये डेप्टर से कि डेप्टर से? डेटर्स है, डेटर्स होता है, डेप्टर्स नहीं। कितना है बोलो कलेक्शन? 1,60,000। दफ्तर तो बिल्कुल नहीं। इस दफ्तर क्या बोल रहे हो आप? ओ, डिस्काउंट अलाउड 8,000। अजून काही नाही। 440 में से 168 गया तो कितना बचा? $2,72,000। तो टू डेटर्स 2,72,000 प्लस 1,600 प्लस 28,000 प्लस 2,000 प्लस 1,600, 3,05,200। बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 by purchases, assumption all purchases are on credit basis, 48,000। ओके सर, कुछ डिस्काउंट मिला था हमें क्रेडिटर्स से 1,200 रुपए का, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और सर कुछ पैसे भी पे कर दिए थे उन्हें, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 60,000, टू कैश पेड क्रेडिटर 60,000। 88,000 में से 61,200 चले गया, कितना बचा? 26,800। ये क्या हो जाएगा? बैलेंस। दिस इज बेसिकली बैलेंसिंग फिगर। टोटल लिख दिया? हाँ, ऊपर आइए। कितना है क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस? 26,800। ट्रांसफर कर दो उसको एचओ को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एचओ। अब आप एक काम करोगे, फटाफट एचओ अकाउंट बनाओगे, फटाफट एचओ अकाउंट बनाओ फास्ट, फिर ब्रांच का बैलेंस शीट लास्ट में बनाएंगे।
ठीक है। आप चाहो तो पहले ब्रांच का बैलेंस शीट बना सकते हैं, आप चाहो तो ब्रांच का पहले अकाउंट, सब ब्रांच के बुक्स में कर रहे हैं, ये जर्नल एंट्रीज भी ब्रांच के बुक्स में हुआ है, ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट बनाना है और ब्रांच का ही बैलेंस शीट भी बनाना है। फास्ट करो, आज हमें AS21 स्टार्ट करना है। तो पहले क्या बना रहे हैं आप, ब्रांच के बुक्स में एचओ अकाउंट, गो फॉर इट। पिछली बार आपने एचओ के बुक्स में एक बार ब्रांच का अकाउंट बनाते में गलती करी थी, याद है आपको, कोई तो क्वेश्चन था उसमें आपने गलती करी थी, तो प्लीज़ आज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बराबर बनाओगे। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और कौन सा बैलेंस है ये बताइए, क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट साइड। और फिर क्या करोगे आप सर, फिर ये 6 महीने में जो कुछ भी हुआ है वो आप उस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। पिछले अकाउंट में आप सारी एसेट्स के नाम मत लिखो, सिर्फ सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख दो। कामा पूर्ति मामा, वही तो बोल रहा ना, कामा पूर्ति मामा। ज्ञानी व्यक्ति से पूछा गया कि सबसे बदनाम इंसान कौन है, तो ज्ञानी व्यक्ति ने बताया टीचर है। सबसे बदनाम इंसान कौन है, तो टीचर है। मतलब भले ही टीचर कितना ईमानदारी से काम करे, लेकिन बदनाम सबसे ज्यादा वही होता है। ये फैक्ट है, फैक्ट है एक्चुअली। लोग किसके पास बिल्कुल जाना नहीं चाहते, डॉक्टर, लेकिन उनके बिना होता नहीं। हर एक की अपनी अपनी एक विशेषता है, विशेषता है। चलो, ये आप बना रहे हो ना एचओ अकाउंट,
यस, कर रहे हो ना? चलो रेडी। मैं आपको इसका सॉल्यूशन चेक करवाना चाहता हूँ। शुरू करें। आपने क्या बनाया? एच अकाउंट बन गया है, ब्रांच का बैलेंस शीट भी बना दिया है कि बाकी है? बाकी, ठीक है। एक काम कर दें, पहले हम एचओ का अकाउंट तो चेक कर ले, उसके बाद हम ब्रांच का बैलेंस शीट भी बना देंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने जर्नल एंट्रीज। तो पहले देखो रेक्टिफिकेशंस किए हैं, तो वो एडवांस सैलरी, एडवांस इंश्योरेंस, फिर ये हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ऑल दी एक्सपेंसेस। क्या 88,400 ही हमारा भी टोटल था? हाँ, ग्रेट। अच्छा, इसके नरेशन आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? नरेशन मैंने मेरे मन से लिखवाए, आप यहाँ से एक बार पढ़ लेना, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। फिर जैसे याद आए वैसे लिखो, उसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है। फिर ये इनकम ट्रांसफर की, और ये हेड ऑफिस अकाउंट टू बिल्डिंग वो 4,000 ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की एंट्रीज नहीं करी, वो हमने करी है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये रहा आपके सामने हेड ऑफिस अकाउंट। सबसे पहले अपना आ गया ओपनिंग बैलेंस 1,68,000। देन आ गए सन्ड्रीज, जिसमें सारे रेवेन्यू अकाउंट्स आ गए हैं, और कैश रेमिटेंस आ गया 38,000 का, एंड इन्होंने एक्सपेंसेस अकाउंट लिख दिए है, और वो बिल्डिंग का ट्रांसफर किया है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस अलग आएगा, क्यों? हमने सारी एसेट्स भी ट्रांसफर कर दी है और सारी लाइबिलिटीज भी। तो आपका बताओ बैलेंस कितना आ रहा है? एल ही आएगा, क्योंकि आपने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी दे दी है कि एएचओ ये लो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो आपको 278,400 देना है उसके बदले ये सब आ गया है, बराबर। तो वो भी कुछ गलत नहीं है, वो भी कुछ गलत नहीं है। इन्होंने क्योंकि ब्रांच की बैलेंस शीट भी बनाने बोली है ना, तो उसमें एचओ को कितना बैलेंस लिखोगे, अगर वो निकालना है तो फिर वो बिफोर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ब्रांच की बैलेंस शीट बनाने बोली है, तो उसमें एचओ का अकाउंट लिखना पड़ेगा। बस वहीं पर आपको ये एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है, फिर ब्रांच के अलग से आप रिकॉर्ड करोगे, तो एचओ को कितना देना है वही तो फिर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर रहेगा। कि अभी तो हमने क्या कर दिया, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दी, मतलब एचओ का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझे आप? तो आप क्या करोगे, एचओ का अकाउंट तो जैसे का वैसा रहने दो, बट जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें एचओ को बैलेंस लिख दोगे 278,400। नीचे ब्रैकेट में क्या कर दोगे, अभी आपका बैलेंस तो जीरो आया है, अरे हाँ ना? हाँ, तो आपने एसेट्स क्या क्या ट्रांसफर करी थी ये बताओ सर। ये ये तीनों एसेट्स थी, ये 4 और ये 5, तो 3,05,200 के एसेट्स ट्रांसफर करी, माइनस 26,800 की लाइबिलिटीज, यही तो वो है। समझा आपको? हाँ, तो बस ऐसे आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आप नीचे बैलेंस शीट बना दोगे, फटाफट देख के ही बना दो, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं, आंसर तो पूरा कर लो, बाद में आप जब रिवाइज करोगे तो आपकी नोटबुक में भी तो आंसर पूरा आना चाहिए, वरना वो अधूरा रहेगा। हम हमारी नोटबुक में कुछ भी अधूरा नहीं रखना कभी भी, फिर बाद में पढ़ते वक्त है ना, फिर वो जानकारी भी अधूरी जाएगी जब आप रिवाइज करोगे तब। समझा? इस तो जल्दी से आप ये कर लोगे। तो आप इसके नीचे बैलेंसिंग फिगर भी लिख दोगे तो चलेगा अभी के लिए। ठीक है? हाँ हाँ, अगली बार अगर आपको लगता है कि सर हमें अगर ब्रांच का बैलेंस शीट बनाने बोल रहे और सेम टाइम एचओ का अकाउंट बनाने बोल रहे, तो वी विल नॉट ट्रांसफर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सारी एक्सपेंसेस और इनकम ट्रांसफर करो सिर्फ। नहीं नहीं, एसेट बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट, वो बोल रहा है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटी, एचओ। डायरेक्ट ये टोटली लिख देना इधर, 3,05,200, नाम भी मत लिखो। काम करो, ये रुपीस की जगह ही लिख दो 3,05,200, इधर लिख दो 26,800, और नीचे एचओ लिख दो। तुमको लिखने का इतना कंटाला क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। तो लिखने का बहुत ज्यादा जान पे आता है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और मेरे को तो आती है, लिखने के जान पे आती है, बट फिर भी मैं पूरे दिन में आपसे ज्यादा ही लिखता हूँ, ये तो पक्की बात है। 100%। अरे तो बाकी बाकी बैचेस में तो लिखना पड़ता है ना मेरे को। सबका लिखना ही पड़ेगा आपको, बाकी क्लासेस का भी लिखना ही पड़ेगा, अपना भी लिखना ही पड़ेगा।
चलो हो जाए तो बताना फटाफट, तो हम मुझे एक बात बताओ, उस टीचर ने बोला कि ये लिखो, तो आपको लिखना ही है, ये किसने बोला है? तो तुम लिख ले रहे, तुम्हारी इच्छा नहीं लिखने की, पर तुमको लिखना पड़ रहा है मजबूरी में। जो काम का नहीं वो छोड़ देते हो ना, डेप्रिसिएशन पे। कोई कोई टीचर्स को है ना, कोई कोई टीचर्स को ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को शायद समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो वो इसीलिए इतना डिटेल में हो सकता है। नहीं, और ये भी हो जाता है कभी कभी, जैसे ऑनलाइन टीचिंग में प्रॉब्लम ये भी आता है कि बच्चा सामने नहीं है और उसको पहले से हम जानते नहीं। मैं तुमको पहले से जानता हूँ तो मुझे पता है तुमको क्या आता क्या नहीं आता, क्या तुम कैसे समझ जाओगे। बट कोई नया बच्चा है जो ऑनलाइन देखेगा तो उसको शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं भी समझना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, वो भी रीज़न होता है। हाँ, पर ये बेसिक क्राइटेरिया तो ये है कि तुम फाउंडेशन पास होके आए हो, वो तो तुमको पता होना चाहिए फिर कि फाउंडेशन में क्या पढ़ाएगा। ये हो गया बैलेंस शीट, थोड़ा ही रहा है ना अभी, कितना रहा अभी, कितने लेक्चर्स रहे? और एक महीना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। एक बात लिख लो मार्जिन में, रिमेंबर, इफ ब्रांच बैलेंस शीट मैं भी वही कर रहा, देखो मैं भी वही कर रहा, हर छोटी बात लिखवा दे रहा। ब्रांच बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड don't transfer then don't transfer assets and liabilities to HO. Then don't transfer assets and liabilities to HO. बेसिकली तुम्हारा वही सिलेबस यानी 2 महीने में ही खत्म हो सकता है, 2 महीने में ही हो सकता है। यानी जितना टाइम में अपन ने अभी तक के जो जो बड़े बड़े चैप्टर्स किए उतने में तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट हो सकता है। अभी हर उंगली एक जैसी नहीं होती है, वैसे ही हर टीचर एक जैसा नहीं होता। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन 11, ये 10 एक बड़ा ही मतलब अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें आपको है ना अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स बनाने बोले हैं। लेजर अकाउंट्स मतलब ऐसे है ना, एक एक एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है उसमें। तो मैं आपको ये डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, बट पहले मैं 11 क्वेश्चन देखना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में अगर आता है तो ये मैक्सिमम मार्क्स के लिए आ सकता है, 14 मार्क्स के लिए बन सकता है। क्वेश्चन देखो बढ़िया,
KP manufactures a range of goods which it sells to wholesale customers only from its head office. तो KP क्या करता है, एक रेंज ऑफ गुड्स बनाता है जो उसके होलसेल कस्टमर्स को वो कहां से बेचता है. In addition, the HO transfer goods to a newly opened branch at factory cost plus, मतलब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा जा रहा है. The branch then sells these goods to general public on only. ये क्या बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई. हाँ, इन्हें ब्रांच, ये रिटेल सेल के लिए इन्होंने रिटेल ब्रांच बना के रखी है जो कैश सेल करती है, सिर्फ क्रेडिट में माल बेचती नहीं. The selling price to wholesale customers is designed to give a factory profit which amounts to of the sales. तो बच्चों जो सेलिंग प्राइस है किसके लिए, होलसेल कस्टमर्स के लिए जो सेलिंग प्राइस हमने डिजाइन कर रखी है वो कैसी है, टू गिव द फैक्ट्री अ प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू का 30% आपको प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, तो कॉस्ट का कितना सर, ये हम 1/4 1/3 नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप ऐसा बोलते हो तो 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो क्या आप 100 को डिवाइड बाय 30 कर सकते हो, यानी 3.3333, यानी 1/3.3333 ऑफ सेलिंग प्राइस. तो ऑब्वियसली इसमें से -1 कर दो और डिवाइड इज इक्वल टू करो और इनटू 100 करो, यानी 42.857% ऑफ कॉस्ट प्राइस. ये लिखवा दूं मैंने जो बोला, आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला सर, वापस बोलता हूँ. अच्छा एक मिनट, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 1/3 ऑफ, यानी 33.33% ऑफ. क्या हम जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का परसेंट निकालते हैं तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके. हाँ, अब यहाँ सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट बोला है, 30%, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 30/100 यानी 1/3.333333. तो ये ऑब्वियसली 1/2.333333 होगा. तो 1 डिवाइडेड बाय 2.333333 करो, परसेंट दबाओ तो 42.857% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सर ऐसे नहीं, चेक करते हैं. सुनो, सपोज सेल्स प्राइस 100 रुपीज है, सेल्स प्राइस क्या है 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज का 30% प्रॉफिट यानी कितना 30 रुपए. तो 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 30 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस 70 रुपए. तो 70 रुपए का 42.857, आगे कुछ कुछ था बट मैं 42.857% निकालूंगा, बराबर 30 रुपीज आ रहा है. हाँ, क्या वो जो मैंने आपको सिस्टम बताई है, डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सेलिंग से कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकालने के लिए, सब में काम करती है वो. हाँ, वो तो 1/5 1/4 1/3 1/2 में जल्दी हो जाता है, क्योंकि 25% 20% 50% 33.33% ये सब हमें 100 के डिवीजन में पता है, लेकिन ये ऐसा कुछ आ जाए तो भी आपको समझ आना चाहिए. चलो आगे बढ़ो. तो सर ये तो किसकी सेल प्राइस पता चली, ये एचओ की होलसेल प्राइस के बारे में पता चला कि सेलिंग प्राइस का 30% प्रॉफिट कमाने के हिसाब से वो सेल प्राइस डिसाइड की गई है. ठीक है, द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन्ड टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन, दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ ऑफ 30% ऑफ द. बच्चों अभी ये सेलिंग प्राइस किसकी बता रहे, जनरल पब्लिक. तो जनरल पब्लिक को माल कहाँ दिया जा रहा है, ब्रांच पे, ब्रांच पे जनरल पब्लिक को माल दिया जा रहा है ना. हाँ, तो जनरल पब्लिक की सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड हो रही, इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन. ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ. टू एचओ लिखा है कि फ्रॉम एचओ लिखा है, टू एचओ लिखा है तो वो क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ एचओ. लेकिन फ्रॉम एचओ लिखा है मतलब क्या हो गई, फ्रॉम एचओ यानी इनवॉइस प्राइस. तो एचओ से जो इनवॉइस प्राइस आती है वो हो गई कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस यानी एक्चुअली जो ब्रांच जनरल पब्लिक को सेल करेगा वो प्राइस. तो सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस कितना आना चाहिए, 30% ऑफ दिस सेल्स प्राइस, 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू. तो एक मिनट जरा ध्यान देना अच्छे से.
100 रुपए की समझो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि ये केपी मैन्युफैक्चर कर रहा है रेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो मुझे पहले होलसेल प्राइस के बारे में जानना है आपसे। अगर 100 रुपए में बनती है वो चीज तो क्या 130 में होलसेल में बिकती है? 100 रुपए में अगर बनती है वो चीज तो क्या 130 में होलसेल में बिकती है? नहीं। हाँ, क्या सेलिंग प्राइस का 30% है? हाँ, तो वो बताओ कितना आएगा फिर? चलो उल्टा कर दूं क्या? सर ऐसा करो आप, सेलिंग प्राइस 100 रुपए तो प्रॉफिट तो ये 70, ये ठीक है। तो कॉस्ट 70 है, तो 30 रुपीज के प्रॉफिट पे हम 100 रुपए में बेचते होंगे, तब हमें 30% का प्रॉफिट मिल जाता है सेल्स का। कहा? होलसेल में बेचते वक्त। तो ये होलसेल प्राइस हो गई मेरी, ये होलसेल सेलिंग प्राइस हो गई एचओ की। अब बात करो ब्रांच को। तो पहले बताओ एचओ ब्रांच को गुड्स कितने में बेचता है? 70 प्लस 15%। क्या इन्होंने कॉस्ट प्लस 15% पे बेचते बोला है? तो बताओ 70 प्लस 15% कितना हो जाएगा? 80.5 पे इनवॉइस करता है वो किसको? ब्रांच को। फिर इस पर ब्रांच भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा, ग्रॉस मार्जिन उसे कह रहे वो लोग। हाँ, कितना? सर जितने में ये बेचेगा उसका 30%, तो ऑब्वियसली इसका 42.85%। तो 80.5 का 42.857 ही ले लेते हैं, तो 34.50, 34.50। तो ऑब्वियसली ये कितने में सेल करेगा? 115 रुपए बेच। ये मैंने 70 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से निकाला। आपको मालूम है क्या कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं मालूम है? ये तो मैंने ऐसे आपको एक नंबर से बताने की कोशिश की कि पहली बात तो होलसेल प्राइस क्या, होलसेल सेलिंग प्राइस है इतनी, बराबर। हाँ, कितने में एचओ ब्रांच को भेज रही है? इतने में। और ब्रांच कितने में जनरल पब्लिक को बेचती है? इतने में। तो ब्रांच भी 30% कमाती है इनवॉइस प्राइस का, और एचओ भी 30% कमाती है सेलिंग प्राइस का। ब्रांच 30% कमाती है सेल प्राइस का उसकी, और एचओ कमाती 30% उसकी खुद की सेल प्राइस का। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, वैसे अभी तक आपने क्या समझाया वो तो समझ में आ गया, बट इसका करना क्या है वो तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक। आगे बढ़ो फिर। केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस। तो केपी जो है वो रेंटेड प्रीमाइसेस से काम करता है, एंड लीजेस ऑल अदर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और सारी फिक्स्ड एसेट्स को लीज पे लाता है, खरीदता कुछ भी नहीं है। और एसेट भी जो जहाँ काम कर रहा है वो प्रीमाइसेस भी रेंटेड है उसका, ठीक है। यानी खुद का कुछ खरीदना ही नहीं, सब भाड़े में चलने देने का, बराबर, भाड़ा भरने का, चलने देने का। The rent and hire charges for these are included in the overhead cost shown in the trial balances. तो नीचे आपको ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है, उसमें आपको ये रेंट और हायर चार्जेस के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, तो वहां जाके आप आराम से पढ़ लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो you are required to prepare for the year ended 31st December 2021 in columnar form a profit and loss account for HO, for the branch and for the entire business। तो क्या ऑलरेडी मैंने आपसे ऐसा काम इसीलिए करवाया जो आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया, मतलब ये तो सेकंड पार्ट है लेक्चर का, लेक्चर करप्ट हो गया था। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्ट में ये ऐसा ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 13 हमने एचओ, ब्रांच और टोटल का एंटायर बिजनेस का P&L बनाया, करेक्ट है। एंड देन हमको उसकी, तो वहां हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई थी, यहाँ हमें एंटायर बिजनेस की बैलेंस शीट भी बनाना है। एंटायर बिजनेस की बैलेंस शीट बनाना है तो फिर क्या करेंगे सर? बैलेंस शीट में भी एचओ, ब्रांच और टोटल, एक्चुअली पूछी टोटल की है, पर फिर आप या तो फिर अलग अलग ऐड करो पहले सब, या ब्रैकेट में लिखो, तो उससे अच्छा आप एचओ और ब्रांच के कॉलम ही बना दो। एचओ की चीजें उठा के लाओ, एचओ के कॉलम में डालो, ब्रांच की चीजें ब्रांच के कॉलम में, टोटल ले लो, एंटायर बिजनेस का बैलेंस शीट बन जाएगा। एक ही बात है ना, कॉलम बना दो या ब्रैकेट में ऐड लेस करो, मतलब ब्रैकेट में ऐड करो, तो मैं कॉलम बना के करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये दोनों बातें करना है। सर यहाँ तक जो कुछ पढ़ा सारा समझ में आया है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? अब एक बात मेरे को यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी है फिर से। जैसे ही आपको दिखा कि यहाँ ब्रांच क्या प्रॉफिट कमाता है उसका परसेंटेज दिया है, आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक पक्का ढूंढना होगा। तो क्या वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का? हाँ, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी है जो कि सेल्स का दिया है, तो नीचे सेल्स होगा, उसका परसेंटेज सीधा प्रॉफिट आएगा, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में बाकी सब रिकॉर्ड कर देंगे, तो डेफिनेटली हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? बैलेंस फिगर
बैलेंसिंग फिगर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। एचओ के बारे में भी ऐसा ही करना पड़े तो देख लेंगे, उसका भी प्रॉफिट का डेटा तो है ही हमारे पास। ओके, आगे बढ़ू क्या? ये रहा आपके सामने ट्रायल बैलेंस एचओ एंड ब्रांच का। रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक ऑन 1/1/2021, रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया है, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी दिया है। कहाँ का? दोनों का, एचओ का भी ब्रांच का भी। मुझे ब्रांच के बुक्स में क्यों नहीं दिख रहा रॉ मटेरियल का खरीदारी, डायरेक्ट वेजेस? सर वो बनाता नहीं है, उधर से आता है, वो सिर्फ बेचता है। बराबर, बनाता कौन है? एचओ। आगे बढ़ो, डेटर्स दिए हैं। अच्छा डेटर्स बताओ, यहाँ पर तो है ही नहीं, इनसे ये गलती से हो गया होगा। सर क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमारा बड़ा बारीक ध्यान था आपके पास, इतना अच्छे से हम सुन रहे थे कि क्या बताया आपको, सारे के सारे सेल किस में करते हैं? ब्रांच। लिखा है ओनली ऑन कैश बेसिस, जनरल पब्लिक, जनरल को जानते क्या अपन, जो उधार दे देंगे उनको? नहीं, तो हम कोई क्रेडिट पे माल बेचते ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डेटर्स है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। कैश बैलेंस दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज दी है, सेल्समैन सैलरीज दी है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स दिए। तो क्या यही ओवरहेड्स में वो ऊपर कुछ ओवरहेड्स बोले थे उन्होंने, वो है? याद है क्या आपको? ये बोला था ना यहाँ पे कि सर वो रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस एंड देन आपके हायर चार्जेस ऑफ द लीज्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स आपने लीज पर ले रखी है, वो उन सब का रेंट और हायर चार्जेस जो है वो सारे कहाँ पर इंक्लूडेड है? ओवरहेड कॉस्ट में। तो वो इधर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट में ऑलरेडी है। 12,500 इसका है एचओ का और 2,300 ब्रांच का है। इन्हें ब्रांच को भी बोला है कि कोई एसेट खरीदनी नहीं, सब भाड़े पे चलने का, सब भाड़े पे चलने का। बहुत अच्छा होता है बच्चों ये भी मॉडल, मतलब ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ, इसका कुछ नहीं, सारा कुछ रेंट पे ही चलने दो, क्योंकि जिस दिन आपकी इच्छा होगी बंद करना है, बाहर निकल जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं, आप भाड़ा भर रहे थे, यूज कर रहे थे। और क्या करो, वो सारा जो रेंट है वो आपकी कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट जोड़ो और बेचो, तो जो कमाना है वो तो आपको मिल ही रहा है, जो कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है वो ऑटोमेटिकली आपका रिकवर हो रहा है सेल करके। बट सर इसमें एक ही प्रॉब्लम है फिर कि हम compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो खुद के एसेट्स लेके बनाएगा चीज, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली क्या रहेगी? हमसे कम, तो कंपटीशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। बस वहां आपको अगर वो मैनेज करते आ गया, तो उसके लिए प्रोडक्ट यूनिक बनाओ, प्रोडक्ट यूनिक रहा, नो कंपटीशन, एंजॉय द मोनोपोली, लगाओ रेंटेड पे सारा काम, जिस दिन नहीं चल रहा बंद करो, आवर के घर पे। समझेगी नहीं? भारी मॉडल है, बट सब लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है? इतना मतलब आसान नहीं है। रेंट को, आजकल रेंट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो उसको रिकवर करना इतना इजी नहीं है। ओके, और क्या है सर? इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये क्या होता है रे बच्चों? इंटर यूनिट अकाउंट्स क्या होता है? बात करें सर, एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट। तो बताओ एचओ क्या बोल रही ब्रांच को? ए एचओ, मुझे तुझसे 5,000 रुपए लेने हैं। ब्रांच क्या बोल रही? अरे यार मुझे तो आपको 2,000 रुपए देने हैं। लो, लफड़ा हो गया, 3,000 का कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो ब्रांच ने पैसे भेज दिए, एचओ को मिले नहीं है, या तो एचओ ने अभी गुड्स भेजे होंगे, ब्रांच को मिले नहीं है। तभी यहाँ सिर्फ 2,000 पेएबल दिख रहा है और यहाँ 5,000 रिसीवेबल दिख रहा है। पर इंटर यूनिट अकाउंट्स तो समझता है ना क्या हो गया? ब्रांच का और एचओ का, ठीक है। कैपिटल दिया है एचओ का, सन्ड्री क्रेडिटर्स एचओ के, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये। ओ, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व किसके बुक्स में दिख रहा है? रहेगा क्या? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। सर वहां पे 4,000 रुपए का था, लिखा याद है आपको? 4 रुपए लिखा हुआ था, दैट वाज ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो क्या हमने वो रिवर्स मतलब वो हमने रियलाइज कर लिया था, ये पिछले साल अनरियलाइज था, तो उसका प्रोविजन बना हुआ था पिछले साल, अब वो रियलाइज हो जाएगा, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में वापस से ले लेते हैं। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का, किसके पास? ब्रांच के पास। किसने भेजा हुआ? एचओ ने भेजा हुआ, क्योंकि एचओ इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेज रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रांच के पास जो बिका नहीं माल, मैं तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ उसको? सर हम जब एचओ के बुक्स में ये रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो रियलाइज हुआ नहीं है, हम रिवर्स कर देंगे। बात समझ में आ रही? यस, तो एचओ के बुक्स में आपको करना पड़ेगा। ओके सर, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, देन सेल्स दोनों के दिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ओके, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, बताओ यहाँ पे एचओ क्या बोल रहा है? मैंने 46,000 का गुड्स तुझे भेजा है,
ब्रांच क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 44,500 का गुड्स आया है, तो 1500 ट्रांजिट में होगा सर, 1500 ट्रांजिट में होगा। क्या वो 1500 का इफेक्ट यहाँ पर भी होगा? क्या वो 1500 का इफेक्ट यहाँ पर भी होगा? हाँ, क्योंकि एचओ ने एंट्री कर दी होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1500, लेकिन ब्रांच ने एंट्री करी है क्या, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ, तो वो कितने की हुई है, इतने की हुई है। मतलब 1500 से एचओ को क्रेडिट कम हुआ है ब्रांच के बुक्स में, और ब्रांच को डेबिट कम हुआ है एचओ के बुक्स में। ओके ठीक है। अरे बाप रे, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऑन 28th of December 2021, अच्छा ये बताओ ईयर एंड क्या है, ये 31 दिसंबर 21 है, तो उसके पहले हुआ 28 तारीख दिसंबर 28 2021, 3 दिन पहले की बात है। द ब्रांच रेमिटेड 1500 टू द, ब्रांच ने एचओ को पैसा भेजा, एंड दिस हैज नॉट बीन येट रिकॉर्डेड इन द एचओ बुक्स, एचओ के बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री बोलो क्या होगी एचओ के बुक्स में, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आ रही क्या बात समझ में, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया एचओ के पास, किसने दिया, ब्रांच ने, टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ऑल्सो ऑन द सेम डेट द एचओ dispatched goods to the branch invoiced at rupees 1500 and these two have not yet been entered in the ब्रांच बुक्स में, ये भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, इसीलिए तो ये फर्क था 1500 का, और यहाँ फर्क है 3000 का। अब 1500 3000, अरे ना ब्रांच ने एचओ को 1500 भेजा है, इसने रिकॉर्ड नहीं किया है, एचओ ने 1500 का माल भेजा है, इसने रिकॉर्ड नहीं किया है। क्या दोनों 3500 पे बराबर आ गए? हाँ, म्हणजे दो गलतियां थी दोनों मिल गई, और उसकी वजह से जो दो अकाउंट्स में फर्क थे वो भी आइडेंटिफाई हो गए। It is the company's policy to exist items in transit in the books of, तो पैसा रिसीव कौन करने वाला है, एचओ, एंड गुड्स रिसीव कौन करने वाला है, ब्रांच। तो आपको दोनों की बुक्स में ये एडजस्टमेंट एंट्रीज करके वो बैलेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। ये तो समझ गया होगा आपको। अभी मेरे को करना क्या है वो यहाँ पर आपको दिख चुका है ऑलरेडी, तो मुझे बनाना सिर्फ ये है, उसके लिए अभी जो मैंने पढ़ा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम तो डायरेक्ट एडलेस करके एडजस्ट कर देंगे, हम एंट्रीज लिखने वाले नहीं है। चलो आगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड एट द एचओ ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यूड एट 2300। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, ये एचओ के बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा टीसी में, और बीए में भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। बैलेंस शीट भी बनाना है एंटायर बिजनेस का। हाँ, यू आर एडवाइज दैट, अभी एडवाइस दे ही रहे, और देयर वेयर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट द और एट द, अरे ये एडवाइस नहीं दे रहे, ये तो दिल दे रहे हैं, ये बोल रहे कोई लॉस हुआ ही नहीं है। तो अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर बचा तो वो पूरा क्लोजिंग बैलेंस को आप डाल सकते हो, यानी क्लोजिंग स्टॉक उसे आप ट्रीट कर सकते हो। देखो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक अभी तक आया नहीं, आया कहीं पे भी आया नहीं है। हाँ सर, तो सर वो डेफिनेटली प्रॉफिट की बात जब की थी तभी आपने बोल दिया था वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बट क्या क्रेडिट साइड में और भी चीजें होती है, जैसे लॉसेस आते हैं, अब नॉर्मल लॉस आता है। हाँ, तो ये जानकारी इसलिए दी कि देयर वर नो लॉसेस, इट मींस यू कैन कॉन्फिडेंटली कंसिडर द क्लोजिंग, कॉन्फिडेंटली कंसिडर द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ब्रांच एज क्लोजिंग स्टॉक। वाह सर, बढ़िया, मजा आ गया, आगे बढ़ो। इट इज केपी's प्रैक्टिस, केपी केविन पीटरसन नहीं, केपी's कंपनी का नाम है। KP's practice to value finished goods stock at the HO at factory. Oh my God. फिर से पढ़ो। It is KP's practice to value finished goods stock at factory cost. तो आइए पहले हम क्या करते, कॉस्टिंग सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेते। तो हम अकाउंट्स को यहाँ पे पॉज कर दे रहे हैं, और कॉस्टिंग सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, पहले वो पूरा पढ़ के आते हैं, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, ये बताओ फैक्ट्री कॉस्ट यानी क्या? फैक्ट्री कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस इज प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट प्लस, नहीं नहीं, प्लस सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप ज्यादा हवा में मत उड़ो, आपको मालूम नहीं है ये। आपने कॉस्ट शीट एफएम में सीख लिया होगा। एफएम हो गया है, मेरे को ये याद ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही सीखा है। बाकी मैं आपको सिखाऊंगा कॉस्ट शीट यहाँ पे बनाना। तो हमारा तरीका थोड़ा अलग होता है, आपको पता ही है। मज़ा आएगा आपको बहुत कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग तो कब शुरू होगा कब खत्म, ऐसा मतलब ऐसा एकदम मक्खन के जैसा लगेगा। तो क्या इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड करने पड़ेंगे? हाँ, और इस क्वेश्चन में हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिए हुए है। तो इनका कहना है कि ये जो हमारी एचओ है ना, उसके पास जो स्टॉक बचता है वो फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू करती है। आपने कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, एंड देन आप उसमें वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करते हो, बराबर ना? हाँ, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है आपका। और ठीक है, गुड। आपने अगर ऑलरेडी कॉस्ट शीट पढ़ ली तो हमारे लिए बड़ा, अरे मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जब कॉस्टिंग पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करा देंगे। तुमको क्या लगा मैं क्या बोलने वाला हूँ? तुमको ऐसा लगा मैं बोलूंगा तुमने वहां पढ़ लिया है तो अब पढ़ाऊ क्यों? ऐसा ऐसा थोड़ी करेंगे। देर वेर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अधूरा काम कभी हम कुछ छोड़ते ही नहीं है, ना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से कुछ, ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। लास्ट, ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ ₹156 अंडर अ बायलैटरल अग्रीमेंट। बाप रे, 156 रुपए का बोनस देना है हमको। म्हणजे बच्चों के लिए 156 रुपए में क्या लेके जाएंगे मैं बोलना नहीं चाहता, पर क्या आएगा 156 रुपए? कुछ नहीं आता है। बट ये बोनस दे रहे, दिवाली बोनस दे रहे किसको? ब्रांच के एम्प्लॉयज को, अंडर अ बायलैटरल अग्रीमेंट। और एग्रीमेंट भी बायलैटरल है। वाह, तो अग्रीमेंट बना रखा है एम्प्लॉयज के साथ कि 156 रुपीज का बोनस आपको देंगे। डन। तो मेरे को तो सारी बात समझ में आ चुकी है कि इस क्वेश्चन में दम तो है, तो मुझे ये सॉल्व करवाना चाहिए। फटाफट मुझे एचओ, ब्रांच और एंटायर बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। स्टार्ट करें। एक 2 मिनट का ब्रेक दे देते। 2 मिनट का ब्रेक, स्टार्ट सुना।
यस, चलो लेट्स कंटिन्यू। सो आई थिंक हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये ब्रांच अकाउंटिंग का। एक और क्वेश्चन है वो एक्चुअली 10th, वो भी मैं आपको अभी मॉड्यूल में उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ बिकॉज उसमें बेसिक लेजर अकाउंट्स बनाने, तो वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तो इसमें एक बार मुझे मोटा मोटी बताओ कि हमें एग्जैक्टली करना क्या क्या है। सर हमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट करनी है, बराबर है? हाँ, और इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। मैं इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन पे बात करना चाहूंगा। मुझे ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे, ओपनिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, क्या ये ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा? हाँ। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा एचओ के ट्रेडिंग के डेबिट में, और ये आ जाएगा ब्रांच के ट्रेडिंग के डेबिट में, बराबर है? यस सर, ओके। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया। फिर परचेजेस, बताओ क्या ये रॉ मटेरियल परचेज हम लिखेंगे या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकाल लेंगे? कंज्यूम निकाल लेंगे। क्या बच्चों फिर ये 1800 का ओपनिंग स्टॉक लिखने में कोई मतलब रहा? नहीं। तो आप अगर ये ओपनिंग स्टॉक अलग से लिख रहे हो तो रॉ मटेरियल परचेज लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर निकाल लेते तो ये सब करने की जरूरत नहीं। फिर तो बताओ वो कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। क्या हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया था 2300 का? हाँ। तो बताओ रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना आ जाएगा? सर 1800 प्लस 35,000 लेस 2,300, 34,000। दिस इज माय रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये एचओ में भी आएगा ब्रांच में भी आएगा। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस भी कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। गुड। और बताओ कोई ऐसा खर्चा है इनमें से जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है, ब्रांच के लिए भी होगा तो बता दो। कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब पीडी के आइटम्स है सर, बराबर है? यहाँ पर चेक कर लो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है क्या? नहीं। तो आपका हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में क्या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ आ जाएगा? यस। बट क्या बच्चों अब ये 44,500 लिखोगे या ये एडजस्टमेंट करके लिखना है हमें? सर रिसिपिएंट इसकी एडजस्टमेंट करता है बोला है उन्होंने, तो क्या मुझे 46,000 ही लिख देना चाहिए? तो मैं जब लिखूंगा डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, उसमें नीचे ब्रैकेट में लिखूंगा 44,500 प्लस 1,500 और 46,000 लिखूंगा ब्रांच के अकाउंट, ब्रांच के कॉलम में। समझा ना? ये ब्रांच से आए हुए गुड्स लिखे ना मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, एचओ में डैश रहेगा इसमें। अब क्रेडिट साइड में आ जाएंगे किसके? ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो क्या क्या आएगा? सर गुड्स सेंड टू ब्रांच आ जाएगा 46,000। यस। फिर सर लिखेंगे हम सेल्स। बताओ सेल्स कहाँ गए? सेल्स पीछे क्या? ये रहे सेल्स। एचओ के 2 लाख, ब्रांच के 65,200, और टोटल लिखते जाना है आपको, टोटल का कॉलम बना हुआ है हमारा। और बताओ कुछ लॉसेस तो नहीं है, ऐसा क्लियर कर दिया था इन्होंने पहले हमारे पास, तो लॉसेस कुछ आना है नहीं। तो अब बचा सिर्फ क्या? क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक मैं ऑलरेडी लेस कर चुका हूँ रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकालते वक्त। तो अब फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक मुझे लिखना है। बताइए एचओ के पास फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? क्या दिया है? नहीं। लेकिन एक जानकारी जरूर दी थी सर कि एचओ जो है वो अपने फिनिश गुड्स के स्टॉक को फैक्ट्री कॉस्ट पर मेंटेन करता है, बराबर है? तो मैं अब इसका क्लोजिंग स्टॉक एचओ का कैसे निकालूं? मैं पहले एचओ की बात कर रहा हूं फिर ब्रांच की बात करूंगा। एचओ का क्लोजिंग स्टॉक, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या मैंने अभी तक बाकी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बेसिक है? गुड्स भेजा हुआ याद रखना, उधर गुड्स आया हुआ याद रखना, इधर गुड्स भेजा हुआ, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एचओ में से गुड्स जाएगा और उधर ब्रांच को गुड्स आएगा। बाकी मैंने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन वो सब तो रिकॉर्ड कर दिया। सर फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फैक्ट्री कॉस्ट पे एचओ का क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन अभी मॉड्यूल में डायरेक्ट दिखा दूंगा, पर मैं समझा रहा हूँ पहले आपको सब कुछ, और फिर आपको ये बिना देखे खुद से ट्राई करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप आराम से मैनेज कर लोगे, नहीं आया तो बताना, मैं कभी कोई और लेक्चर लेकर आपको ये करवा दूंगा। सर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है किसका? एचओ का। बताइए कैसे निकलेगा? सर फैक्ट्री कॉस्ट पे निकलेगा। पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना था एचओ के बुक्स में? 13,000, 13,000 लिख दिया। ऐड क्या करेंगे इसमें? सर जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए, बराबर, हाँ जो बनाए यानी, फिर उसमें से जो बेच दिए वो माइनस करेंगे। बट ये हमसे बेचते नहीं है, हम भेजते भी हैं। भेज फर्क समझ रहा है ना? हम भेज रहे हैं, एचओ ने ब्रांच को कुछ भेजा है वो लेस करेंगे, और हम बेच रहे हैं वो भी लेस करेंगे। बात समझ में आ रही है? और फिर क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग। पर एक मिनट सर, ओपनिंग
ऐड आप क्या करोगे, जो आपने गुड्स बनाए तो वो फैक्ट्री कॉस्ट पे लाना है आपको, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो फैक्ट्री कॉस्ट पे करना है। फिर जो गुड्स भेजे किनको, ब्रांच को, वो लेस कर देंगे। और फिर जो गुड्स बेचे, क्या उनकी कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी? हाँ। और जो गुड्स भेजे हैं ब्रांच को, उनकी भी कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। हाँ, तब आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एचओ। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन कैसा भी दे दे, आप परसेंटेज वर्सेंटेज कैलकुलेटर है वो सब मैनेज हो जाएगा। सर थोड़ा निकालते स्टॉक, फिर हम सॉल्यूशन देख ही रहे, पता चल जाएगा सही आ रहा है नहीं आ रहा। बताओ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलेगा? सर रॉ मटेरियल 35,000, अच्छा 35,000 काय को ले रहे हो, 34,500 का हमने कंज्यूम किया है, तो वही हमारे बनने में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। 1,08,500 रुपए के वेजेस पे किए हमने, क्या मेरी फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी? हाँ। 39,000 रुपीज के हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर किए हैं। मैं ऐड करते जा रहा हूँ। मैंने पहले ले लिया 34,500 का रॉ मटेरियल, 1,08,500 का डायरेक्ट वेजेस, 39,000 का फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या 1,82,000 फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसके अलावा तो कोई कॉस्ट है ही नहीं जो फैक्ट्री कॉस्ट में कंसिडर होती है। खत्म हो गई बात, वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में? क्या ये कॉस्टिंग का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी कॉस्टिंग में तो इससे भी आगे जाना है हमें, लेकिन कॉस्टिंग में जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, कॉस्टिंग को अभी शुरू करने में टाइम है। तो 1,82,000 प्लस 13,000 यानी 1,95,000। अब इसमें से लेस क्या करना है? सर जो गुड्स भेज दिए और जो गुड्स बेच दिए। पहले भेज दिए की बात करते हैं, तो ब्रांच को जो हमने गुड्स दिए वो इसमें से हटा दो। फिर बेच दिए तो सेल हटा दो, और दोनों हटाने के बाद मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एचओ। फिर हम ऐसा ही ब्रांच के लिए करेंगे अलग से। तो बताओ अब ब्रांच को जो गुड्स भेजे वो कितने के भेजे थे? कहा गया 46,000 के भेजे हैं। हाँ सर उनके पास पहुंचे कम थे, पर बाद में बता दिया गया 1,500 के ट्रांजिट में है, तो वो हम ब्रांच के बुक्स में एडजस्ट कर दिए। मेरे को बताओ 46,000 लिख दूं क्या, माइनस कर दूं क्या? सर ये 46,000 क्या है मालूम है क्या? ये कॉस्ट प्लस 15%, क्योंकि एचओ ब्रांच को कॉस्ट प्लस 15% पे माल बेचती है, बराबर। हाँ, तो क्या ये कॉस्ट प्लस 15% है 46,000, तो 46,000 इज बेसिकली 115, जिसका 100 चाहिए हमें। हाँ सर, तो 46,000 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100 कितना आ रहा है? डॉट 40,000 आ रहा है। 40,000 यानी 40,000 की कॉस्ट का माल तो हमारा चले गया ब्रांच के पास, बराबर है। अब बेचा कितने का है? सर सेल दिया है 2 लाख रुपए का, आया ना? हाँ, जरा ये बताओ सेल्स होता कितने पे है? सर सेल्स पर ही 30% प्रॉफिट कमाया जाता है, कॉस्ट प्लस 30 नहीं, कॉस्ट प्लस 30 आप गलत बोल रहे हो, सेल्स का ही 30% हम कमाते हैं, आया ना? हाँ, तो 2 लाख की माल का 30% यानी 60,000 तो उसमें प्रॉफिट है, हटा दो तो कॉस्ट कितनी? 1,40,000। 1,80 गया, बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना? तो क्या मैं 1 मिनट यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल लूँ? 12 तो अभी हमने देखा था ना, ये रहा 11 का सॉल्यूशन। पिछले साल मैंने कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये देखो ये 44,500 प्लस 1,500 दिख रहा है आपको? हाँ, तो 46,000 हमने गुड्स फ्रॉम एचओ और इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ से गुड्स गया। क्लोजिंग स्टॉक चेक करो आप। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट समझ में आया क्या आपको? हाँ, और इधर क्या लिखा हुआ है? बैलेंसिंग फिगर। तो उसके लिए क्या ये निकालना पड़ेगा? हाँ, बताओ इसका सेल्स कितना था? 65,200। क्या उस पर 30% कमाया जाता है? हाँ, लो भला इसका 30%। खत्म। क्या ये तो मैंने रिकॉर्ड कर ही दिया था, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। ये रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकाल लिया था, वेजेस लगे थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे थे। इधर ये कुछ भी नहीं लगेगा, इधर गुड्स आए एचओ से, ये एचओ से गुड्स गए, ये एचओ का सेल हुआ, ये एचओ का क्लोजिंग स्टॉक। एचओ का अकाउंट क्लोज हो गया, क्या उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था। हाँ सर, ये फिर हमने इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 30%, सिंपल था। और बताओ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि लॉसेस वगैरह कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर इसका 9,560। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक लिखना अच्छा नहीं लगता, हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही बैलेंसिंग फिगर चाहिए। तो वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट में यही सब करोगे आप। फिर से वहां से निकालो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। पल्ले पड़ गई ये बात। आप अगर अभी बैठकर पूरा ब्रांच अकाउंट रिवाइज करने की कोशिश करोगे और सोचोगे, कुछ याद नहीं आएगा, बराबर। लेकिन जब सवाल आपके सामने आएगा, प्रैक्टिस अब इतनी हो गई है कि वो पढ़ के आपको समझ में आएगा, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसलिए मैंने बोला कि आपको क्वेश्चंस देख करके प्रैक्टिस करते जाना है, सोच के रिवीजन नहीं होगा,
सॉल्व करके रिवीजन होगा ये चैप्टर के लिए स्पेशली। आप अमल कमीशन याद करके भी कर सकते हो, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बैठ के एंट्रीज भी याद करने की कोशिश करोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, याद आ जाएगा। याद आएगा आपको आईआरपी कौन होता है, आरपी कौन होता है, सीसी बनती है, कमीशन क्रेडिटर्स का ऑब्वियसली कमिटी बनता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनता है। सर वो क्या बोल रहे हैं आप, ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको ये पूरी, बट इसका कुछ करना नहीं हमें हमको अकाउंटिंग करनी है, जर्नल एंट्रीज है। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, और फिर क्या है टोटल वोटल तो सब आप ले ही लोगे। अच्छा ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिए, एक मिनट इधर से ही करते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुए। अब बोलो डेबिट में क्या क्या लिखना बाकी। सर ये सब हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये डेटर्स का तो बैलेंस शीट का आइटम है, कैश भी बैलेंस शीट का आइटम है। सीधा आएगा टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज दोनों में लिख देंगे, सेल्समैन सैलरी दोनों में लिख देंगे, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ऑडिट दोनों में लिख देंगे। देन सर ये बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, अब ओपनिंग स्टॉक रिजर्व मत लिखना, नाम जो दिया वही लिखना, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक 1200 उधर आ जाएगा। क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, हाँ उसकी बात अभी करूंगा 2 मिनट में। फिर सेल्स, ये तो हमने क्या संबंध इनका, गुड्स एंड टू ब्रांच क्या संबंध, कुछ नहीं, सारे आ गए पीडी के भी आइटम जितने यहाँ है। अच्छा नीचे कुछ है क्या और देख लो एक बार। सर ये 156 का बोनस देना है ब्रांच के एम्प्लॉयज को, तो क्या ये टू बोनस टू ब्रांच एम्प्लॉयज लिखना पड़ेगा, हाँ तो बोनस टू ब्रांच एम्प्लॉयज ब्रांच के कॉलम में 156। नहीं समझ रहे, अरे ब्रांच एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू अ बोनस, क्या ऊपर कहीं पे बोनस का डेटा है क्या, नहीं। हाँ आप ऐसा अज्यूम कर लोगे कि सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी जो है 4000 की उसमें ही होगा, नहीं, अलग से क्यों दिया है फिर। अब ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्या यहाँ ऐसा कुछ बोला है कि वो जो स्टॉक किसके पास पड़ा है, ब्रांच के पास 9560 रुपए का स्टॉक था, कितने का स्टॉक है बोलो 9560, क्या हमने ये ब्रांच का स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ढूंढा है, हाँ, क्या इसमें क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, मतलब इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे है, तो ये प्रॉफिट आएगा ब्रांच का जो एचओ के बुक्स में जाएगा, बट उस प्रॉफिट में कुछ एक्सेस प्रॉफिट आ गया है जो कि हमारा एक्चुअली अभी तक कमाया गया नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक से जो आया है, तो क्या वो मुझे यहाँ पे रिवर्स कर देना है। तो 9560 ये क्या है, इनवॉइस प्राइस जो कैसे आती है, कॉस्ट प्लस 15%, तो क्या ये 115 है, तो 9560 को आप डिवाइड करोगे 115 से और मल्टीप्लाई करोगे कितने से, और मल्टीप्लाई करोगे कितने से 15 से, तो कितना आ रहा है 1246.95, 1246.95, तो 1247, ये रहा आपका 1247। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना दोनों का नेट इधर 47 रुपए लिखा है, ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा अपना अपना गाउठी चलने देने का, ज्यादा होशियार करने का। ये कैलकुलेशन समझा आपको, बोलो हाँ। तो क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी क्या, वो फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह डाल के थोड़ा सा इन्होंने बस मसाला क्रिएट कर दिया है ताकि आप गलती करो। हाँ क्लोजिंग स्टॉक आपको एचओ का ढंग से ढूंढना पड़ेगा, ब्रांच का तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रॉफिट का सीधा डेटा दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स का 30% ही बोला है, क्या ही चाहिए यार। और ये 156 बोनस आ गया, क्या आ गया आपके नेट प्रॉफिट। देखो अब सब बता दिया मैंने, अब आप बिना देखे करना, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बैलेंस शीट बता नहीं रहा, वो आप ऐसे ही बनाना। क्या बैलेंस शीट आपको ओवरऑल बनाना है, पर एचओ ब्रांच टोटल ऐसे ही बना देना, तो आप बैलेंस शीट आप खुद से बनाओगे बिना देखे। बोलो समझ आया, पक्का। 1 मिनट सॉरी, कोई डाउट, ईमानदारी से बोलो, ब्रांच अकाउंटिंग पूरा समझ में आया क्या। मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी इधर ही बता देता हूँ आपको, तो मेरा काम पूरा खत्म हो जाता है। ये देखो 10th ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिया है इसमें क्वेश्चन, आप हाँ लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको क्वेश्चन घर पे पढ़ लेना है। मैं ये बताना चाहता हूँ करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन बोथ सेट ऑफ बुक्स। ऊपर आपको हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस का डेटा दिया है और ब्रांच का भी डेटा दिया है, और ये कुछ नोट्स लिखे हैं नीचे। और देखो कैसे अकाउंट्स बने, एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन ट्रांजिट, कैरिड डाउन म्हणजे क्लोजिंग, फिर कैश इन ट्रांजिट अकाउंट टू ब्रांच बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैरिड डाउन पहले ब्रॉट डाउन फिर कैरिड डाउन, और ये रेवेन्यू अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 53 का।
क्या हम ऐसा नहीं करते? हम ऐसा करते, ये 693 जाएगा पीसी में और ये 746 जाएगा पीडी में। आ रही है ना बात समझ में? हाँ, तो और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस भी बनता है। फिर हमारा अकाउंट बेसिकली ऐसे बनता है, 693 यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम इधर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 कितना था वो 46, तो 746 और फिर इधर आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन 746। ऐसे बनाया हमने स्टॉक रिजर्व अकाउंट, रिमेंबरिंग दैट्स इट। फिर क्या है रेवेन्यू अकाउंट, तो ये स्टॉक रिजर्व आया कैरिड डाउन और ये आ गया आपका ब्रॉट डाउन और ये कैरिड डाउन। आपको ओपनिंग बैलेंस ऊपर दिया है, ये इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया होगा कहीं पे या फिर इसमें लिखा होगा, ये यहाँ रेवेन्यू का ये रहा 43,210 एंड 10,250। तो अब ये किसकी बुक चल रही है? एचओ की। तो एचओ का प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया, रिजर्व ट्रांसफर किया, मतलब वो क्लोजिंग और ओपनिंग का नेट ले लिया इन्होंने सीधा, और ये आ गया आपका कैरी डाउन बैलेंस। अब किसकी बुक शुरू हो गई? ब्रांच। उसमें एचओ का अकाउंट बनाया, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट बनाया, मोटर व्हीकल अकाउंट बनाया, सन्ड्री कर। तो ऊपर जो लेजर दिए ना आपको, और ऊपर जो टेबल है उसमें वो इन्फॉर्मेशन के सारे लेजर्स आपको बना के दिखाने, और जो नोट्स दिए हैं उनको इसमें आपको रिकॉर्ड करके दिखाना है। ऐसा तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कुछ करवाया नहीं खास। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छोड़ के ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग पूछेंगे, बट फिर भी देख लेना है, नहीं समझे तो पूछ लेना है, तो मैं बिना देखे आपको वापस करवा दूंगा। तो यहाँ ऑफिशियली हमारा खत्म होता है क्या? ब्रांच अकाउंट खत्म होता है। आपको लगा मैं बाय टेक केयर लिख रहा हूँ ना? नहीं। और अब हमें शुरू करना है क्या? बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेक्चर में, आज तो यहाँ रुकेंगे। आज के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।